नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इस वक्त जिस तरीके से एक वैश्विक संकट और जिस तरीके से भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ तेज गति से जो है वो विकास कर रहा है, ये दोनों बातें, क्योंकि एक वो देश जो कभी चाहते ही नहीं कि भारत जो है वो इस तरीके से तरक्की करे, और दूसरा हमारा विपक्ष जिस तरीके से राजनीति कर रहा है। क्योंकि सवाल यह है कि आखिर विपक्ष को जनता ने नकार क्यों दिया, आखिर विपक्ष के ऊपर जनता का भरोसा क्यों नहीं है। तो इस वक्त विपक्ष की स्थिति है जिस तरीके से लाशों के ऊपर गिद्ध राजनीति करते हैं, ठीक उसी तरीके से विपक्ष की राजनीति है। क्योंकि अखिलेश यादव का कल का अगर आपने ट्वीट वो फोटो देखा होगा जिसमें वो लकड़ी के चूल्हे की बात कर रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की हरकत करे, ममता बनर्जी वहां समझ में आता है क्योंकि वहां इसी साल 1 महीने के भीतर जो है वो चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी 1 साल का समय है। अब जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो गलत है, तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि विदेश नीति गलत है, भारत जो है वो गलत पाले में है, गलत लोगों के साथ या गलत देशों के साथ खड़ा है। इसका मतलब जो है वो यही निकल कर आता है। अब आप खुद सोचिए, इजराइल और मैं पहले बात करूंगा रसिया और यूक्रेन। भारत रसिया का दोस्त मित्र, लेकिन ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हुए युद्ध में यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बात करते हैं और रसिया के प्रेसिडेंट से भी बात करते हैं, 4 घंटे के लिए सीज फायर करवाते हैं और अपने छात्रों को वहां से निकाल लाते हैं। यह मैं रसिया और यूक्रेन की बात कर रहा हूं। अब इस वक्त जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो अमेरिका के हिसाब से चल रहा है, तो अमेरिका एक बड़ा जो है वो बिजनेस पार्टनर है, मुझे लगता है कि इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तरफ हम मान लेते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका के हिसाब से काम कर रहा है, तो अब सवाल यह उठता है कि इस युद्ध में, क्योंकि अमेरिका तो सीधे तौर पर शामिल है, और आप यह कह नहीं सकते कि इजराइल का दोस्त भारत नहीं है, क्योंकि इस युद्ध से एक ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जाकर आए थे। तो इस हिसाब से तो ईरान जो है वो आग बबूला हो जाना चाहिए भारत के ऊपर। लेकिन बावजूद इसके ईरान जो है जिन 5 देशों के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अनुमति दिया है, उसमें से एक का नाम लिखा है भारत। और उससे भी बड़ी खबर अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को उठाकर देखोगे तो वो भारत का जो है और भारत के लोगों का धन्यवाद कर रहा है ईरान। और इसके अलावा ईरान जो है वो एलपीजी भारत को बेच रहा है इस वक्त इस युद्ध की स्थिति में। तो आप अंदाजा लगाकर देखिए कि भारत की विदेश नीति किस तरफ है। जो समझ में आ रहा है, जिसको हम कहते हैं कि जिस देश का लीडर संसद में यह कहता हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना अस्वीकार्य है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और उसी देश के राष्ट्रपति से भारत जो है वो बात कर रहा है। जिन देशों के ऊपर ईरान हमला कर रहा है, भारत उन देशों से 2-2 बार बात कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कॉल करते हैं। तो अब विदेश नीति क्या होनी चाहिए, अब ये तो वही लोग बताएंगे जो इस विदेश नीति को रात दिन जो है वो कोस रहे हैं। अब सवाल यह है, सबसे ज्यादा जो कोसने वाला व्यक्ति है वो है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी की समझ क्या है और राहुल गांधी कितने समझदार है और किस तरीके की विदेश नीति में बिलीव करते हैं, तो राहुल गांधी को जरा जो है वो बताना भी चाहिए। आरोप लगाकर भाग जाना और उसका सॉल्यूशन बताना, इन दोनों में रात दिन का फर्क होता है। और राहुल गांधी के ऊपर बात यह है कि जनता विश्वास क्यों नहीं करती। अब ऐसी स्थिति में जब हम गिद्धों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसमें यही गिद्ध हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है राजनीति करना
और विपक्ष राजनीति कर रहा है वो साफ तौर से दिखाई देता है, और जनता भी समझ रही है कि इनके दावों में कोई दम नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से आरोप लगाएंगे, छवि खराब करने का प्रयास करेंगे, ये करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे वर्ग की तरफ। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले एपस्टीन को लेकर आपको पता ही है कि क्या चला था, और अब एक मधु किस्वर सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि बड़ा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। अब मैं आपको पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि मधु किस्वर को मैं अभी स्टडी कर रहा हूं। 1-2 दिन का समय लगेगा जब तक मैं पूरा उनको स्टडी ना कर लूं, और जब मैं उनको 1-2 दिन में पूरी स्टडी कर लूंगा, मैं चाहूंगा कि आप मेरे से जुड़े रहें और मधु किस्वर को लेकर एक पूरा जो है वो एक वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो से समझेंगे कि मधु किस्वर और उसका रोल क्या है। लेकिन अभी तक जो मुझे समझ में आया, मधु किस्वर जिस उम्र के पड़ाव में है और वो ये सोचती है कि वो बरखा दत्त बन जाएगी, तो वो बरखा दत्त भी नहीं बन सकती। बरखा दत्त कौन है मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आरोपों की बात आती है तो मैं बात करूंगा एपस्टीन फाइल से। अब एपस्टीन फाइल से वो एक क्या नाम है उसका डांसर नेहा राठौड़, तो नेहा राठौड़ के भी आपने जो है वो ट्वीट देखे होंगे, किस तरीके से वो ट्वीट कर रही है, किस तरीके से वो फोटो डाल रही है, और वो एपस्टीन फाइल को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है। हालांकि उसका खुद का बैकग्राउंड जो है वो एक हॉस्टल कांड से जुड़ा हुआ है। ये नेहा सिंह राठौड़ की मैं बात कर रहा हूं। तो नेहा सिंह राठौड़ कैसी है क्या है वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एपस्टीन फाइल की चर्चा हुई है तो उसमें मैं एक बात जो है वो जरूर जोड़ना चाहूंगा। फैक्ट्स क्या कहते हैं? फैक्ट्स जो है वो ये कहते हैं कि जिस एपस्टीन की हम बात करते हैं, जेफरी एपस्टीन की, वो 2000 के आसपास जो है वो अमेरिका में ज्यादा सक्रिय हो जाता है, बिल क्लिंटन के बाद में। और 2000 के अगर आप देखोगे तो गुजरात का 2001 में जब भुज का जो भूकंप आया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यानी कि उस वक्त नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है गुजरात का। अब एपस्टीन के ऊपर पहला जो पर्चा होता है वो होता है 2004 में, सजा होती है 2009 में। 2004 में यूपीए की सरकार थी भारत में, 2009 में यूपीए 2 का कार्यकाल शुरू हो चुका था, और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2013 से पहले पहले एपस्टीन की फाइल क्लोज हो जाती है, जेल भी भेज दिया जाता है। यह है एपस्टीन का, जिसको हम कहें कि एक आपराधिक जो जिसका मामला आता है वो समय सीमा। अब इस समय सीमा में गुजरात के दंगों को लेकर अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को, यानी कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को, वीजा बैन कर दिया। अब आप सोच कर देखिए, जब तक वो व्यक्ति 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बना तब तक उसका वीजा जो है वो वापस, जिसका स्थगन था, स्टे था, रोक लगाई थी, उसको वापस नहीं लिया, तब तक तो वो अमेरिका गया ही नहीं। अब आप सोचिए कि आप किसके चरित्र के ऊपर सीधे तौर पर हमला बोल रहे हो। अब जो व्यक्ति अमेरिका गया ही नहीं, जिसको वीजा मिला ही नहीं, तो वो उसका एपस्टीन से और जिस तरीके से चरित्र हनन करने का प्रयास किया जा रहा है उनका लिंक क्या बनता है। अब आते हैं हम दूसरी बात, दूसरी जिसको हम कहें कि 2001 से लेकर 2014 तक और 2014 से लेकर 2026 तक जो व्यक्ति पहले मुख्यमंत्री रहा हो और फिर प्रधानमंत्री, और जनता का भरोसा कैसा है, 2001 के बाद में वो कभी चुनाव ही नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब तक के कार्यकाल में उस व्यक्ति ने एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली। जो व्यक्ति सुबह 9 बजे जो है वो अपने कार्यालय पहुंच जाता हो, देर रात तक वो काम करता हो, सुबह 3:30 बजे उठ जाता हो, जिसको सार्वजनिक तौर से लंच या डिनर करते हुए किसी ने ना देखा हो, जिसकी हम बात करते हैं, आज तक मुंह से कुछ चबाते हुए नहीं देखा हो, सिर्फ आपने देखा होगा पानी पीते हुए, तो वो व्यक्ति
जो एक भी दिन छुट्टी नहीं करता, वो अपने ऐशो आराम और अय्यासी के लिए अमेरिका कैसे पहुंच गया और वो टाइम कैसे निकाल लेता है, क्योंकि वो तो सार्वजनिक जीवन में रहता है, सब कुछ जो है वो दिखाई देता है। अब हम आते हैं, क्योंकि ये जब हम बात कर रहे हैं, ये मैं फैक्ट्स पे, जो मधु किश्वर के फैक्ट्स है वो उस पे मैं बात करूंगा अलग से वीडियो में। ये मैं एक बेसिक, जिसको हम कहते हैं ना कि बेसिक जो जानकारी है वो हमारी, वो किस तरीके की, हम सोचते कैसे हैं, क्योंकि कई बार जो है वो इस तरीके की चीजों में हम भी सोचने लग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इन चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। और फिर उसके बाद में जिस व्यक्ति को लेके अमेरिका के दबाव में, अब सोचिए, एक मैं दो छोटे छोटे उदाहरण जो है वो आपके सामने रखता हूं। 9 मार्च 2022, उस दिन क्या हुआ था, जरा आप गूगल सर्च करिए। उस दिन भारत का, क्योंकि जो स्टोरी निकल कर आई वो ये निकल कर आई कि मिसाइल जो है उसको डिसलोकेट तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था। उसमें एक गलती से जो है वो बटन दब जाता है या दबा दिया जाता है, वो मिसाइल जाकर गिरती है पाकिस्तान में। और भारत जो है उसके ऊपर खेद जताता है कि गलती से बाई मिस्टेक जो है वो ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है उसके हिसाब से भारत ने वो प्रक्रिया पूरी की। अब आप सोचकर देखिए, ये ठीक वैसा नहीं लग रहा जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ सायरन सायरन खेला जा रहा था, ब्लैकआउट किया जा रहा था, और पाकिस्तान में जो है वो जो बटन जो 9 मार्च 2022 को दबा था, ठीक वैसे ही बटन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दब गए थे। आप याद करिए अभिनंदन को। और फिर इससे भी ज्यादा आप देखिए कि जो व्यक्ति परिवार से बिल्कुल दूर रहता हो, उनका एक परिवार है, माताजी को सब जानते हैं, लेकिन उनके परिवार में अगर बाकी लोगों को देखोगे तो साइड जो है वो कोई आपको दिखेगा नहीं। और उस व्यक्ति के ऊपर इस तरीके के जो है वो आरोप लगाए जाते हैं महिलाओं को लेकर। और आरोप लगाने वाला कौन है और उसकी उम्र क्या है, मुझे जरा जो है इसके ऊपर भी बात करनी है। एक 65 साल से ऊपर की जो वृद्ध महिला है वो इस तरीके की आरोप लगाती है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद, क्योंकि उसकी स्टोरी क्या है, उसकी स्टोरी यह है कि इस देश में अर्बन नक्सल ने जितना नुकसान किया, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से रखा हो, नक्सलवाद की आग में झोंक दिया। और आज भी लेफ्ट पार्टियां जो है वो ठीक उसी रास्ते पर है। जनता ने नकार दिया लेकिन पार्टियां सुधरी नहीं। तो मधु किश्वर जो ये आरोप लगा रही है वो एक नंबर की लेफ्टिस्ट थी, स्टार न्यूज की एंकर हुआ करती थी। और जब स्टार एंकर की न्यूज एंकर हुआ करती थी तो पहले तो वो मोदी को गालियां देती थी, फिर उसके बाद में उसको लगा कि नरेंद्र मोदी का जो सितारा है वो बुलंदी पे है, क्योंकि राजयोग उनके माथे पर लिखा हुआ है। अब वो दिल्ली पहुंच रहे हैं तो मधु किश्वर को लगा कि दिल्ली में, क्योंकि उन्होंने कसीदे पढ़े हैं, तो उस वक्त दो व्यक्ति बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर देखता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो भारत की समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है, कोई पूछने वाला तक नहीं है। और 2014 में मधु किश्वर ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, गलतियां जो है वो कुछ उनके डिसीजंस जो है वो मैं भी उनसे सहमत नहीं हूं, और मैं बात भी करता हूं, यूजीसी से मैं सहमत नहीं था तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो है वो इस डिसीजन को गलत बताया। और भी कई जो है वो, जैसे मैं नोटबंदी को गलत मानता था कि उसका फायदा नहीं हुआ, डिसीजन सही था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नीचे के लेवल पे जिस तरीके से करप्शन हुआ। लेकिन जब आप धुरंधर मूवी को देखते हो 2 को, तो उसके बाद समझ में आता है कि वो डिसीजन क्यों था। अब ऐसी स्थिति में 2014 तक, क्योंकि न्यूज एंकर अकेली ये तो नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो मैं कहूंगा कि बलात्कार तो रवीश कुमार जैसे पत्रकारों का हो गया कि 2014 के बाद से जो लोग ये समझते थे कि सरकार उनके इशारों पर काम करेगी, उनको जो है वो घास तक नहीं डाली जाती, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज स्थिति उनकी ये है कि उनको कोई बड़ा जो है वो टीवी चैनल रखने को तैयार नहीं है। और वो अवसर में आपदा, क्योंकि इस वक्त
नरेंद्र मोदी जो है वो चारों तरफ से, दुनिया के कई देश जो है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, उनको सत्ता से बाहर करने का रास्ता देख रहे हैं। विपक्ष जो है वो अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ऐसे में वो देख रहे हैं कि ये सबसे अच्छा मौका है कि लगे हाथ जो है वो भी, आपको कहावत का पता है कि हाथ धो ही लेते हैं, तो ये सब लोग जो है वो डुबकियां लगाने वाले हैं। अब लोगों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सरकार का यहां पर फेलियर यह है कि जितने भी जो रूमर्स है, अफवाह फैलाने वाले किसी भी तरीके की या इस तरीके की जो है वो न्यूज फैलाने वाले, उन लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अगर पहले कड़ा एक्शन लिया जाता दो चार के ऊपर, तो मुझे लगता है कि आज ऐसी नौबत नहीं आती। और दूसरा जिसकी हम बात कर सकते हैं कि ये लोग अगर ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे, तो मुझे लगता है कि ये भौंक भौंक के गला फाड़कर जो है वो मर जाएंगे, लेकिन इनको कोई जवाब मिलने वाला नहीं है। और जहां बात आती है महिलाओं के शोषण की, तो आज मैं बता देता हूं, नरेंद्र मोदी का एक बड़ा वर्ग, लाभार्थी वर्ग जो है वो महिलाओं का है, और महिलाओं के साथ होने की वजह से ही नरेंद्र मोदी आज सत्ता में है। तो आप सोचकर देखिए कि नरेंद्र मोदी की छवि और बाकी जो विपक्ष के राजनेता है उनकी छवि भी क्या अंतर है। तो मधु किश्वर का मैंने यहां पर जो है वो सिर्फ नाम लिया है, उनका काला चिट्ठा जो है वो हम अलग से एक वीडियो में पूरी तैयारी के साथ बात करेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है और उसकी सोच क्या है, और वो क्या चाहती थी और क्या उसको नहीं मिला, जिसके कारण आज वो इस तरीके के जो है वो आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।